नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स, राम और मंदिर से जुड़ी 2 महिलाओं से होगी मुलाकात और साथ ही जानेंगे कौन खरीद रहा है दाऊद इब्राहिम की जमीन और जायदाद। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में लगभग 1.25 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस बीच सभी की निगाहें सबसे ज्यादा 80 सीटों वाली प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश पर है। यहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अपने साथी तो तय कर लिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के साथ उसके सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी भी विपक्षी एकता में हिस्सेदार बने, लेकिन सपा खुलकर इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि कांग्रेस बीएसपी के संपर्क में है। संवाद राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति कर रही है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से एक समन्वय शुरू है, सकारात्मक रूप से ये समन्वय शुरू है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो भी नतीजे होंगे हम सब लोगों के सामने। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से शनिवार को जब बलिया में पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या बीएसपी भी इंडिया अलायंस में शामिल होगी, इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी चुनाव के बाद भी गठबंधन के साथ रहेगी, इसकी गारंटी कौन देगा। लेकिन सर इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अखिलेश यादव के इस बयान पर देर न करते हुए मायावती ने पलटवार किया। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अखिलेश यादव को बीएसपी पर तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मायावती ने सपा पर बीजेपी के साथ मेलजोल रखने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप मढ़ दिया। हालांकि मायावती के तेवर के बाद अखिलेश यादव के सुर बदले। उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बीजेपी को पटखनी देने पर जोर दिया। देखिए, ने कहा है कि सपा को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बयानबाजी के बीच रविवार को पत्रकारों के साथ ऑफ कैमरा बातचीत में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे से जब एनडीटीवी ने सवाल किया कि क्या बीएसपी इंडिया अलायंस में आएगी, इसके जवाब में अविनाश पांडे ने कहा कि हम बीएसपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने भी कहा कि बीएसपी के आने से यूपी में इंडिया अलायंस को बहुत फायदा होगा। बहन जी ने जिस मिशन मूवमेंट के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है, वो मिशन मूवमेंट खतरे में है। वो मिशन मूवमेंट पूरा खतरे में, और इसकी एक झलक मेरठ के अंदर देखने को भी मिली। तो बहन जी को चाहिए कि उस मिशन मूवमेंट की हिफाजत करें। उस मिशन मूवमेंट की हिफाजत करने का रास्ता जब तक यहाँ से परिवर्तन नहीं होगा तब तक नहीं है। यूपी में कांग्रेस अभी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने हाथ मिलाया। इसके बावजूद 403 विधानसभा सीटों में सपा को सिर्फ 47 और कांग्रेस को महज 7 सीटें हासिल हुई। चुनाव बाद दोनों दलों का साथ भी छूट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बीएसपी से असंभव सा दिखने वाला गठबंधन संभव कर दिखाया। दोनों मिलकर लड़े, लेकिन सपा महज 5 सीटों पर सिमट गई और बीएसपी ने 10 सीटें हासिल कर ली। अब 2024 के विपक्ष के एक साथ आने की कोशिश में इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीएसपी ने बार बार अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर विपक्ष को परेशान कर रखा है। यूपी विधानसभा में कांग्रेस के पास 2 और बीएसपी के पास मात्र 1 सीट है। बीएसपी की एक खास बात यह है कि उसका अपना एक वोट बैंक है जो उसके साथ नहीं छोड़ता। इसी वजह से इंडिया गठबंधन में सपा को छोड़कर हर दल बीएसपी को साथ लाना चाहता है। इंडिया अलायंस में बीएसपी आएगी या नहीं, ये तो शायद मायावती ही बता सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव क्या करेंगे, ये देखना बेहद
दिलचस्प होगा। लखनऊ से एनडीटीवी के लिए रणवीर। भगवान राम का जीवन और उनके आदर्श धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर हर एक शख्स को जोड़ते रहे हैं, प्रेरणा देते रहे हैं। इसी की एक मिसाल है बनारस की नाजनीन अंसारी। कौन है नाजनीन? आइए मिलते हैं उनसे। वाराणसी की नाजनीन अंसारी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद को श्री राम की भक्ति में लीन कर लिया। भगवा पहनती हैं और पिछले 16 साल से रोजाना सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करती हैं। नाजनीन रोज की आरती के अलावा रामनवमी और दीपावली पर भगवान राम की महाआरती का आयोजन भी करती हैं। नाजनीन भगवान राम को अपना पूर्वज मानती हैं। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जो दुनिया को जोड़ने का काम सिखाता है। दुनिया में किस तरह से अमन शांति के साथ, त्याग के साथ रहा जाता है, ये सिखाता है। तो आज हम लोग भगवान श्री राम की आरती पिछले 16 सालों से करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं और अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना, अपने पूर्वजों की आरती उतारना किसी भी तरह से कोई गुरेज नहीं है इससे हमें। सामाजिक संस्था मुस्लिम महिला फाउंडेशन की कर्ता धर्ता नाजनीन अंसारी ने 2006 वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हुए बम धमाके के बाद 70 महिलाओं के साथ वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की थी। उनके खिलाफ कट्टरपंथियों ने फतवा भी जारी किया था। नाजनीन 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश हैं और मुस्लिम समाज को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश देती हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान इतनी लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष आज समाप्त हुआ और भगवान का वनवास खत्म हुआ और पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम लोग अवश्य जाएंगे। बीएचयू में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही नाजनीन अंसारी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद किया है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू में राम आरती भी लिखी है। इसके लिए राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है। आज ये राम पंथ से जुड़ करके गांव-गांव में जाकर के भगवान राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरे परिवार की हम भक्ति करेंगे तो हमारा संयुक्त परिवार बचेगा, हमारा समाज बचेगा, हमारा देश बचेगा। हिंदू के हैं नात तो हमारा कुछ दावा नहीं और सबके हैं नात तो हमारी भी सुधि लीजिए। किसी सूफी संत के ये भाव उन्हीं राम के लिए हैं जो किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं, सबके हैं। नाजनीन अंसारी की भक्ति भी ऐसे ही राम के लिए है जो किसी एक के नहीं, सबके हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में 96 साल की शालिनी डबीर का उत्साह भी कम नहीं। कैसे जुड़ी हैं वो राम मंदिर से, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। 96 साल की शालिनी डबीर बहुत खुश हैं। 1990 और 1992 में जिस राम मंदिर आंदोलन के लिए कार सेवा में शामिल हुई थीं, लाठी डंडे खाए थे, वो सपना अब पूरा हो रहा है। हाल ही में राम मंदिर की प्रतिकृति, कलश और अक्षत देकर उनका सम्मान किया गया। लेकिन शालिनी डबीर मंदिर का पूरा श्रेय मोदी को देती हैं। मंदिर बन रहा है, हमको बहुत खुशी है क्योंकि मोदी की वजह से। इस बात ध्यान में रखने का कि मोदी ने करके वो मंदिर बने, बहुत अच्छा हुआ। भगवान की सृष्टि हुई, बहुत अच्छा। हम बाद में जाइए उसके दर्शन करने के लिए। इच्छा है, अभी भी इच्छा की नहीं है, वो तो हट कर रही है, मुझे जाना ही है और मैं लेके जाऊंगा। क्या आखिर में उसके लिए तो किया है जो भी होना है वो होना है राम की वजह। और राम के पास ही जाने का है, क्या घबरने का क्या है डरने का क्या है। शालिनी डबीर की उम्र ज्यादा होने से सुनाई कम पड़ता है, बोलने में भी तकलीफ होती है, लेकिन 33 साल पहले की सारी घटनाएं आज भी उन्हें याद हैं। 1990 में जब पहली कार सेवा में शामिल हुई थी तब पुलिस ने पकड़ लिया था। जेल में जगह नहीं थी तो स्कूल में बंद किया। वहां से मौका पाकर वो भाग गयीं। 50 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलकर 31 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच गई थी। मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पहले दिन गोलीबार हुआ, तब बहुत लोग गुजर गए
उसको उसने क्या किया कि उस नदी में फेंक दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ और 1992 में फिर से कार सेवा में शामिल हुई। उस दिन को याद कर शालिनी डबीर बताती हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी एक दीवार गिर नहीं रही थी, तभी चमत्कार हुआ। एक वानर वो गुजर था क्या मालूम नहीं, वो आके दीवार पर बैठा, लेकिन हम तो मारुति स्तोत्र बोलते थे। तो उसने बैठा, मान ऐसी 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 सब इधर उधर देखा, बैठा और निकल गया और दीवार गिर गई। शालिनी डबीर को आज भी याद है कि उस दिन ढांचा गिरने की खुशी में सभी डूबे थे, तभी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने आकर उन्हें पेड़ा खिलाया और बोला जो आपका था वो आपको मिल गया। शालिनी कहती हैं आज अगर वो व्यक्ति मिले तो वो उसे लड्डू खिलाना चाहेंगी, क्योंकि अब तो रामलला अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जमीन की नीलामी हो रही है और दिल्ली में रहने वाले एक वकील दाऊद की जमीन खरीद रहे हैं। साल 2001 में भी अजय श्रीवास्तव ने दाऊद की एक संपत्ति खरीदी थी जिस पर आज तक उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। साल 2020 में भी दाऊद की एक पुश्तैनी जमीन अजय श्रीवास्तव को नीलामी में मिली थी, लेकिन पूरा कब्जा मिलने में देरी हुई। फिर भी अजय श्रीवास्तव जुटे हुए हैं। जब जब दाऊद इब्राहिम की जमीन और संपत्ति नीलाम होने वाली होती है तो वो बोली लगाने पहुंच जाते हैं। दिल्ली में रहने वाले वकील अजय श्रीवास्तव ने 2001 में दाऊद की संपत्तियां पहली बार खरीदी थी। आखिर कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? 2001 में जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि भी 3 बार प्रॉपर्टीज का दाऊद इब्राहिम के ऑक्शन होता है और पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती, जबकि थ्रो अवे प्राइस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको बेच रहा है, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई और समझ में ये आया कि लोगों के मन में दाऊद इब्राहिम का खौफ बहुत है। जब मैंने प्रॉपर्टी ली थी मुझे तब से ही धमकियां मिल रही थी और गवर्नमेंट एजेंसी ने भी उनको इंटरसेप्ट किया और मुझे जेड सिक्योरिटी भी दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, जो अब पाकिस्तान में छुपा हुआ है। माना यह जाता है कि दाऊद मार्च 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। 2003 में भारत और अमेरिका ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था और इंटरपोल ने उसे पकड़ने का इनाम $2.5 करोड़ रखा। 5 जनवरी को महाराष्ट्र में दाऊद के 4 खेतों की नीलामी हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि जो बोली 15,440 रुपए से शुरू हुई, वो जमीन 2 करोड़ 1 लाख रुपए में बिकी। आखिर इसे इतने महंगे दाम में खरीदने का मकसद क्या था? उस घर को बड़ी हवेली है, वो पुराना बंगला है, मतलब कंस्ट्रक्शन भी 70-80 साल की होगी उस पर। वो मैंने लिया तो वो लेने का मेरा पर्पस एक था कि यहाँ पर जिस तरीके से मदरसे काम करते हैं उस तरीके से मैं हिंदू पाठशाला बनाना चाहता हूँ और सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की मैंने स्थापना की है और उसमें हम बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे उसी जगह पर। और जो कल मैंने जगह ली है वो उसी गांव में है, पास में है, वहाँ पर मैं बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का मेरा कार्यक्रम है। एडवोकेट अजय श्रीवास्तव ने 2001 में और 2020 में दाऊद की जो संपत्तियां खरीदी उसमें अब तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि जल्द ही कब्जा मिल जाएगा। मैं इतना तो कामयाब हो पाया हूँ कि कम से कम मेरे अलावा लोग तो आ रहे हैं यहाँ। पहले तो कोई भी नहीं आता था, तो मुझे लगता है कि पहले अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया कारवां बढ़ता गया, तो ये मेरे लिए मुझे लगता है एक अचीवमेंट है। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा भारत में ठंड की वजह से सिंधु नदी का पानी जम गया।
आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में हल्की फुल्की बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। सर्दी का सितम हिमालय के दोनों ओर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है। उधर हिमालय पार लद्दाख में सर्द मौसम ने सिंधु नदी का पानी भी जमा दिया है। ये तस्वीरें लद्दाख की हैं। हिमालय का वो इलाका जहां इतनी ठंड है कि नदी नालों का पानी तक जम गया है। लेह में पारा -21 तक पहुंच गया है, जिससे सिंधु नदी का पानी तक जम गया है। लेकिन इस सर्द मौसम में भी हमारी सेना के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। और दिन में यह हम इंडस रिवर पे हैं और यहाँ पूरी तरह ये जम चुका है। और इस हालात में यहाँ लोग रह रहे हैं जब हर एक वाटर बॉडी हो या दरिया हो, इस तरह का बड़ा दरिया ये जम चुका है। लेकिन इसमें चाहे सेना के लोग हैं वो यहाँ डिप्लॉयड है। लद्दाख में हड्डियां कंपाने वाली इस ठंड के बीच कुछ जगहों पर धरती के अंदर से निकलने वाले गर्म पानी के ऐसे कुछ स्रोत थोड़ी राहत देते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग जैसे उबलते हुए चश्मे। चुम्बतंग जो लेह से करीब 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ कहीं एक चश्मे हैं जहाँ काफ़ी गर्म पानी है, जैसे बॉइलिंग वाटर है। वहाँ इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर रहें और उनको देखें। इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद कुछ यहाँ और भी है जिससे कुछ डिफरेंट फीलिंग मिल जाती है। इधर उत्तर भारत में भी पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानों तक शीतलहर का प्रकोप जारी है, जो अगले 3 से 4 दिन बना रहेगा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के लिए सर्द से बहुत सर्द मौसम का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही कई इलाकों में कोहरे की मोटी चादर भी छाए रहने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के चलते दिल्ली में 12 जनवरी तक नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि 6ठी से 12वीं तक के स्कूल कल से खुलेंगे। एक हफ्ते के लिए दिल्ली के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, 5वीं तक की क्लासेस हैं, उनको बंद रखा गया है, क्योंकि अभी भी खासकर सुबह के समय में सर्दी काफ़ी है। 6ठी से लेकर 12वीं तक स्कूल कल खुल जाएंगे, लेकिन स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी स्कूल 8 बजे से पहले नहीं खुलेगा और किसी भी स्कूल में 5 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। सर्द मौसम के बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरा भी छाए रहने का अनुमान है। इस वजह से कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। लेह से नजीर मसूदी के साथ दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगी। नमस्कार।